मेरी भाभी रोज़ मुझसे 1 किलो मसूर की दाल मंगवाती और मैं हैरान तब हो जाती जब मेरी भाभी बिना पकाए दाल को अपने कमरे में ले जाती। जब बाहर आती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती आज की दाल बहुत अच्छी थी। तो मुझे बहुत हैरत होती कि एक दिन इस राज को जानने के लिए मैं अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दी और जब मेरी बहन कमरे से बाहर लंगड़ाती हुई आई तो मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। आज सोनल भाभी ने मुझसे 1 किलो मसूर की दाल मंगवाई थी और भाभी ने मुझसे वो थैला ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं तो हक्का बक्का रह गई, सोचने लगी कि भाभी को क्या हो गया है। अभी 30 मिनट भी नहीं हुए थे, मेरे भैया आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। भैया की आवाज़ सुनकर मैं भैया के पास आकर बैठ गई। भैया की तबीयत खराब लग रही थी, मुझे उनकी चिंता सताए जा रही थी। भैया बोले कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में जाने लगे। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ पता नहीं हुआ, कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाज़ा पीट डाला, लेकिन अंदर से भाभी की कोई आवाज़ नहीं आई। भैया ने घूरकर मुझसे पूछा आरती कहाँ है। तब मैं घबरा गई और बोली भाभी तो अपने कमरे में ही होगी, लगता है आँख लग गई होगी, शायद आराम कर रही होगी। भैया ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा और आवाज़ भी लगाई, लेकिन सोनल भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला। भाभी की अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं भैया का हाथ पकड़ के बाहर बरामदे पर ले आई और बोली आप यहाँ आराम कीजिए, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी और साथ में कहती रही कि भाभी दरवाज़ा खोलिए, भैया आए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लेकिन अंदर एकदम शांति थी, भाभी की थोड़ी भी आहट नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं बोली भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, लगता है भाभी सो गई है, प्रीति भी तो सो रही है ना। भैया ने ना में सिर हिला दिया और बोले जाओ प्रीति तुम भी आराम करो। तभी अंदर से दरवाज़ा खुला, भाभी लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आई। भैया गुस्से से उठे और भाभी पर चिल्लाते हुए बोले कि दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों था, क्या तुम्हें नहीं पता मैं अपनी 2 मासूम बहनों को तुम्हारे हवाले करके काम करने के लिए बाहर जाता हूँ। तुम तो हर रोज़ यही सब करती होगी, क्योंकि तुम तो मेरी बहनों को कभी अपना समझा ही नहीं। मैं खुद 17 साल की कम उम्र की डरपोक सी लड़की थी। भैया का गुस्सा देखकर मैं बहुत डर गई, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ी और बोली कि भैया आप भाभी को गलत समझ रहे हैं। भाभी ने हम लोगों को कभी पराया नहीं समझा, वो तो हमें अपनी माँ की तरह प्यार करती है। शायद आज भाभी की तबीयत खराब थी, इसलिए आज वो जल्दी सो गई होंगी। भैया ने मेरी बात सुनकर मेरे सर पर प्यार से हाथ फिरा और अपने कमरे में चले गए। मेरी भाभी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा शुक्रिया नैन्सी। मैंने कहा शुक्रिया छोड़ो, चलो किचन में चलकर दाल बनाते हैं। ये सुनकर भाभी का रंग फीका पड़ गया और बोली कि मैं तो दाल कब का खा चुकी हूँ। सुनो अब तुम जाओ और पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाती हुई किचन में चली गई। मैं हैरान थी और वहीं पर खड़ी रही, सोचने लगी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोली, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था भाभी को दाल अपने कमरे में ले जाते हुए। और मैं अपने कमरे में चली गई और पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो घबरा कर उठी। प्रीति भी उठ गई थी। जब हम दोनों किचन में भाभी की मदद के लिए आ गए थे। आज भाभी कुछ खोई सी उदास लग रही थी। भैया भी किचन में आ गए थे। भैया का भी गुस्सा अब ठंडा हो गया था, वो भाभी से अच्छे से बात कर रहे थे। मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चल गई और कॉलेज के लिए तैयार होकर भैया के साथ कॉलेज चली गई। भैया ऑफिस जाते वक्त मुझे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करते थे। हम दोनों बहनें एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। प्रीति का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, इसलिए वो घर पर ही रहती थी। मेरी परीक्षा 4 महीने बाद थी। कॉलेज से आते वक्त मैं बस से सफ़र करती थी। मैंने जैसे ही घर में पहुंची, मुझे लगा जैसे भाभी मेरे इंतज़ार में ही थी और बोली कि नैन्सी जल्दी से फ्रेश हो जाओ और कपड़े चेंज कर लो और मुझे 1 किलो मसूर की दाल ला कर दे दो। भाभी अपने कमरे से पैसे लाने चली गई। मैं भी जल्दी से फ्रेश होकर भाभी के पास चली आई।
भाभी ने मुझे पैसे दिए और मैंने दाल लेकर भाभी को थैला पकड़ा दिया। भाभी की लंगड़ाहट भी अब ठीक हो गई थी। मैं भाभी आज दाल चावल बना लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और भाभी दाल का थैला लेकर अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है, कोई कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर कैसे जा सकता है। यही सब सोचती हुई मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ने लगी। जब शाम हुई तो भैया भी ऑफिस से आ गए। मेरे और प्रीति के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी भी कमरे से लंगड़ाती हुई बाहर आई। मैं तो देखकर हैरान रह गई, ये भाभी को क्या हो गया है। कुछ देर पहले तो ठीक थी। मुझे भाभी पर शक हुआ कि भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती है, लेकिन मैंने जब भाभी के चेहरे पर देखा तो साफ पता चल रहा था कि भाभी तकलीफ में है। मैंने पहले अपनी सोच को बदला और भाभी के पास गई और कुछ पूछी कि उनके पैर में क्या हुआ है। वो चुप हो गई। भैया को भूख लगी थी तो भाभी फटाफट किचन में चली गई। मैं अक्सर किचन में भाभी की मदद किया करती थी, आज भी उनकी मदद के लिए किचन में चली गई। मैं बोली कि भाभी, दाल चावल के बारे में सोचकर मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। भाभी मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी और बोली कि आज मैंने तो आलू की सब्ज़ी बनाई है, दाल तो कब का खा चुकी हूँ। दाल बहुत अच्छी थी। ये सुनकर तो मैं शौक रह गई। मेरा दिल भर आया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं अपनी सोच में गुम थी, लेकिन प्रीति को देखकर चौंक गई। प्रीति अपने पुराने कॉलेज की किताबें लेकर बैठी थी। तब मैं बोली कि जब पढ़ने के दिन थे तो तूने जान छुड़ा ली, अब पढ़ाई करके क्या फ़ायदा। जब मैं किताब छीनने के लिए प्रीति की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने मेरी हाथ झटक दी और गुस्से में बोली कि कभी तुम मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप मुझसे सिर्फ 1.5 साल बड़ी हो, 10 साल नहीं, जो हर वक्त मेरे मामले में टांग अड़ाती रहती हैं। मुझे प्रीति की इस बर्ताव ने बहुत दुख पहुँचाई। मुझे प्रीति से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि प्रीति ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। भैया मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, लेकिन मैं भाभी की तकलीफ़ के बारे में सोच रही थी कि कैसे भाभी भैया के पास आने से टालती है और बहुत कोशिश करती है कि वो लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझे गुमसुम पाया तो भैया पूछने लगे कि क्या बात है। मैंने बिना सोचे समझे भैया को सारी बात बता दी कि प्रीति ने मुझसे किस तरह से बातचीत की है। वो भी हैरान हो गए और उन्होंने प्रीति को कमरे से बाहर बुलाया और कहने लगे कि तुम हर वक्त रूम में क्यों बैठी रहती हो, बाहर आकर हम सबका हाथ बटाया करो। भैया के शब्द अभी मुंह में ही थे कि प्रीति ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि पापा तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन हमें छोड़ दिया है डर डर की ठोकरें खाने के लिए। भैया कहते हैं कि एक कमरे में मत बैठो, भाभी कहती है तो उसका हाथ बटाया करो, लेकिन नहीं, मेरी बहन तो मेरी दुश्मन बनी बैठी है। भैया भी प्रीति के इस व्यवहार से हैरान रह गए और प्रीति को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले कि प्रीति, तुम जानती हो मैं कभी तुम्हें बहन नहीं अपनी बेटी समझा है, फिर तुम इस तरह की बातें कहती हो। प्रीति कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोती चली जा रही थी। मुझसे माफ़ी मांगकर वो अपने कमरे में चली गई। भैया ने भाभी से पूछा कि सोनल, प्रीति हमेशा घर में ही रहती है तो वो इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है। ये सुनकर भाभी के चेहरे का रंग मुरझा गया। भाभी ने कहा, पता नहीं रितेश, वो हमेशा अपने कमरे में ही रहती है, इसलिए मैं 1 से 2 बार मैंने कहा कि मेरे काम में कुछ हाथ बटा दिया करो, इससे तुम बोर भी नहीं होगी। शायद ये बात उसको बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचने लग गए, लेकिन ऐसा मुझे क्यों लग रहा था कि भाभी कुछ छुपा रही है। दूसरे दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो भाभी मेरा इंतज़ार कर रही थी और उन्हें कहा कि जल्दी से मुझे 1 किलो दाल लाकर दे दो। मैं जब दाल लेकर आई तो भाभी को थैला दे दिया। भाभी थैला लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपनी बहन के पास चली गई तो मैं फटी फटी आंखों से उसको देखने लगी। प्रीति भी फिर से वो पुरानी कॉलेज की किताब लेकर बैठी हुई थी। मुझे देखकर वो घबरा गई और किताब रख दी। कहने लगी कि तुम भाभी को दाल लाकर मत दिया करो। मैं भी इस बात से परेशान थी, तभी प्रीति छत पर चली गई। मेरी भाभी जब लंगड़ाती हुई मेरे पास आई तो पूछने लगी कि प्रीति कहाँ है। मैं बोली कि प्रीति छत पर गई है। ये सुनते ही भाभी के होश उड़ गए। वो लंगड़ाती हुई छत पर चली गई। मैं दोनों से परेशान हो गई थी। ये दोनों अजीब अजीब तरह की हरकतें करते रहते थे।
मैं पढ़ने लगी। तकरीबन 45 मिनट हो चुके थे। मैं बोली कि बहुत डर हो गई है, एक बार जाकर देख लेती हूँ। मैं जब सीढ़ियों पर चढ़ी तो भाभी प्रीति बहुत ज़ोर ज़ोर से डांट रही थी। मैं जब छत पर पहुँच गई तो भाभी घबरा कर प्रीति भी मुस्कुराने लगी और एक दूसरे से गले लग गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैं अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई और पूछने लगी कि क्या बात है। मैं अपनी बहन को बोली कि वो मेरी एक मदद कर सकती है। वो बोली कि हाँ करूँगी, मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। अगले दिन जब मैं कॉलेज से आई तो पूरी प्लानिंग के साथ आई। भाभी मेरे इंतज़ार में थी, मुझे पैसे दिए और बोली कि मसूर की दाल जल्दी से ला दो। मैं प्रीति को समझा दी थी कि जब भाभी को दाल ला कर दूँगी तो तुम चुपके से उनके कमरे में छुप जाना। मैं दाल लेने चली गई। दाल लेकर आई तो भाभी को बुलाई, तब प्रीति भाभी के कमरे में जाकर छुप गई। मैं कमरे के बाहर चक्कर पे चक्कर काट रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद भाभी लंगड़ाती हुई बाहर आई और किचन में चली गई। मेरे तो होश ही उड़ गए जब मैंने अपनी बहन को लंगड़ाती हुई आते देखा। मैं समझ गई थी कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। मैं अपनी बहन को भाभी के राज के बारे में पूछी तो वो कहने लगी कि दीदी भाभी का ज़रूर किसी के साथ चक्कर है। भाभी के कमरे की खिड़की बहुत छोटी है, इसलिए भाभी जब कमरे से बाहर खिड़की से निकलती है उनके पैर में चोट लग जाती है। मुझे भी उसकी खिड़की में चोट लग गई है। मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई थी क्योंकि भाभी हम लोगों के साथ बहुत प्यार से रहती थी, लेकिन मेरे भाई के साथ बेवफाई कर रही थी। मैं मन हो रहा था कि भाई को सब कुछ बता दूं, लेकिन बिना सबूत के मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। मैं अपने भाई को घर कैसे बर्बाद कर सकती थी। दूसरे दिन भैया मुझे कॉलेज छोड़ने गए तो मैं भैया से बोलती हूँ वो मुझे वापस लेने भी आएंगे। ये उनकी मेहरबानी थी, वो मुझे लेने आए। मैं बोली कि भैया मैं आपको कुछ हकीकत दिखाना चाहती हूँ। मेरे भैया मान गए। मैं जब घर पहुँची तो भाई को बोली कि आप बाहर ही रहें। मैं घर के अंदर चली गई। भाभी ने मुझसे कहा कि मसूर की दाल लेकर आओ। मैं दाल लेने चली गई। भैया मुझे देखकर पूछे कि वो कहाँ जा रही हो। मैं बोली कि थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मैं दाल लेकर भाभी को दे दी। भाभी अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा को लॉक कर दिया। जल्दी से हमने उन दरवाजे को तोड़ दिया। जब कमरे में गए तो भाभी खिड़की से बाहर जा रही थी। हम तीनों खिड़की पर गए। भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनका चेहरे का रंग फीका पड़ गया। भैया भाभी को घसीटते हुए ले आए और पूछने लगी कि तुम कहाँ जाती हो। तब भाभी ने कहा, जिसे सुनकर हम लोगों के होश ही उड़ गए। भाभी ने कहा कि वो मसूर दाल लेकर एक साधु बाबा के पास जाती थी। साधु बाबा ने कहा कि 32 दिनों तक मसूर का दाल लेकर मंत्र का जाप करो और उसे नदी में प्रवाहित कर देना, इससे तुम्हारा पति तुम्हारे बस में हो जाएगा। मैं बोली कि आपको ये टोटके करने की क्या ज़रूरत थी, किस लिए। भाभी बोली कि ये सब मैंने अपने पति के प्यार के लिए किया है। मुझे लगता था कि रितेश की ज़िंदगी में कोई और है, रितेश मुझे तलाक दे देगा, इसलिए मैंने ये सब किया। भाई ने सबको माफ़ कर दिया। भाभी ने सबसे माफ़ी मांगी और अब हम लोग बहुत खुशी से रहने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।